था वाटर एंड मिनरल मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब लास्ट लेक्चर में हमने मिनरल्स की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया और दो मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया है जो कि कैल्शियम और फास्फोरस। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर, आयोडीन और फ्लोरीन। तो अभी जो ये हमारे पास एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं, इनमें से जो हमारे पास आयोडीन और फ्लोरीन है ये हमारे पास माइक्रो एलिमेंट्स है या फिर माइक्रो मिनरल्स है जो कि हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। तो अभी शुरू करते हैं सोडियम से। सबसे पहले जो हमारे पास सोडियम आता है, सोडियम हमारी बॉडी में NaCl और NaHCO3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो हमारे पास सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये दोनों हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में सोडियम की जो हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करने के लिए। तो जो हमारे पास सोडियम होता है, सोडियम का वन ऑफ द मेजर जो फंक्शंस है बॉडी में वो है एसिड बेस का बैलेंस। उसके अलावा हमारे पास सोडियम ऑस्मोटिक प्रेशर बॉडी में मेंटेन करता है। जो हमारे पास मसल्स के अंदर इरिटेबिलिटी होती है उसको हमारे पास सोडियम मेंटेन करता है। और उसके अलावा हमारे पास जो परमिएबिलिटी होती है, जो सोडियम पोटेशियम पंप बनता है उसके साथ हमारे पास जो परमिएबिलिटी होती है मेम्ब्रेन की, उसको हमारे पास सोडियम मेंटेन करता है। तो हमारे पास सोडियम के चार फंक्शंस हैं। ये चार कौन से फंक्शन है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट रेगुलेट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। Apart from that, what it does is it regulates the permeability of cell membranes. Apart from that, it maintains the normal irritability of muscles, and after that, lastly, it maintains the osmotic pressure of body. So अब इसके बाद आता है हमारे पास sources क्या है। हमारे पास जो salt यूज होता है कुकिंग के अंदर वो हमारे पास मेजर सोर्स है सोडियम का। अब हमने जब लास्ट लेक्चर में डिस्कशन करी थी मिनरल्स की, तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि मिनरल्स के बारे में हम चार चीजें मेजर कवर करेंगे। सबसे पहले इसका फंक्शन, उसके बाद आता है हमारे पास कि इसके हमारे पास सोर्सेज क्या है मिनरल्स के। लास्टली हम क्या डिस्कस करेंगे? हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास डिसीजेस कौन सी होती हैं जब हमारे पास इनके मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं। तो हमारे पास सोडियम के केस में दो मेजर डिसीजेस आती हैं। सबसे पहले डिसीज है हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया। अब हाइपरनेट्रीमिया में क्या होता है? हमारे पास हाइपर यानी कि जब हमारे पास कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए, और नेट्रीमिया यूज होता है हमारे पास वो सोडियम को बताने के लिए। तो हमारे पास जब सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है उस कंडीशन को कहते हैं हाइपरनेट्रीमिया। अब इस डिसीज का हमारे पास जो कॉजेज हैं, या तो हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया डिहाइड्रेशन की वजह से हो जाएगा, या फिर हमारे पास जब एक्सेसिव वाटर की एलिमिनेशन हो जाएगी तब हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया कॉज होता है। उसके अलावा हमारे पास जब एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन हो जाए किसी सॉल्टी फूड की तब हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया कॉज होता है। अब हाइपरनेट्रीमिया की वजह से बॉडी के अंदर हमारे पास क्या सिम्टम्स आते हैं? तो वन ऑफ द मेजर सिम्टम्स है हमारे पास कि जो ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का वो राइज हो जाता है ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम। तो इसको हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास बॉडी जो हमारे पास फ्लूइड्स हैं उसकी अगर हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें तो हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया की ट्रीटमेंट हो जाती है। अब उस हाइपरनेट्रीमिया के अलावा हमारे पास एक और डिसीज कॉज हो सकती है जो कि होती है हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया होता है हमारे पास जब कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है सोडियम की बॉडी के अंदर। अब वो हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया कब हो सकता है? अगर कोई पेशेंट हमारे पास बहुत ज़्यादा डायूरेटिक मेडिसिन का यूज़ कर रहा है। उसके अलावा डायबिटीज़ के केस में भी हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया आ जाता है, या फिर किडनी की डिसीज़ के अंदर, या फिर अगर कोई पेशेंट जो है हमारा वो सीवियर बर्न्स हो जाए उसको, तो हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। अब हाइपोनेट्रीमिया के केस में हमारे पास पेशेंट को क्या होता है? हाइपोनेट्रीमिया के केस में हमारे पास जो पेशेंट का ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। तो अब हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया की जो ट्रीटमेंट है वो कैसे की जाती है? हाइपोनेट्रीमिया की ट्रीटमेंट हमारे पास जो पेशेंट है हमारा उसके अंदर जो सॉल्ट का कंजम्पशन है उसको इंक्रीज करवाया जाता है और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर होता है वो नॉर्मल आ जाता है। तब सोडियम में हमारे पास ये सारी जो चीज़ें हैं
ये हमारे पास हमने अभी सोडियम के लिए हमने क्या क्या कवर करा। सबसे पहले हमने उसके फंक्शंस पढ़े, उसके बाद सोर्सेज पढ़े, फिर उसके बाद हमने 2 डिसीजेस पढ़ी सोडियम के रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आयन आता है वो आता है पोटेशियम। अब जो सोडियम और पोटेशियम है ये हमारे पास बहुत ही क्लोजली रिलेटेड केटायंस हैं। अब ये जो दोनों केटायंस है हमारे पास ये इंट्रासेलुलर केटायंस हैं। जो पोटेशियम है, पोटेशियम भी हमारे पास एसिड बेस का बैलेंस जो है उसको हमारे पास मेंटेन करने के लिए यूज होता है। उसके अलावा मस्कुलर एक्टिविटी में हमारे पास रोल प्ले करता है पोटेशियम। उसके अलावा कार्डियक फंक्शन और नर्व इम्पल्सेस की जनरेशन, और एक एंजाइम होती है हमारे पास पायरुवेट काइनेज, उसके अंदर हमारे पास कोएंजाइम की तरह एक्ट करता है पोटेशियम। अब इसके हमारे पास जो पोटेशियम आयन है इसके रिलेटेड भी हमारे पास 2 डिसीजेज हैं। एक हाइपरकैलीमिया, हाइपरकैलीमिया यानी कि हमारे पास जब पोटेशियम का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके केस में हमारे पास हाइपरकैलीमिया कब होता है? हाइपरकैलीमिया तब होता है हमारे पास जब रीनल फेलियर हो जाए यानी कि किडनी फेलियर हो जाए। उसके अलावा सीवियर डिहाइड्रेशन के केस में। और इसके अंदर हमारे पास पोटेशियम के केस में हमारे पास जो हाइपरकैलीमिया होता है तब हमारे पास ब्रेडीकार्डिया हो जाता है, यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट रेट होती है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है अगर हमारे पास पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। और जिस कंडीशन में हमारे पास हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है हम उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रेडीकार्डिया। अब ब्रेडीकार्डिया के अलावा हमारे पास हाइपरकैलीमिया के अंदर मेंटल कंफ्यूजन और मसल वीकनेस भी देखी जा सकती है। अब हाइपरकैलीमिया के अंदर की ट्रीटमेंट हमारे पास अगर हम फ्लूइड्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें और हमारे पास एक्सक्रीशन इंक्रीज कर दें पोटेशियम आयन की, तब हमारे पास हाइपरकैलीमिया ट्रीट हो जाता है। अब उसके बाद हमारे पास जो डिसीज आती है वो आती है हाइपोकैलीमिया। एक कंडीशन है हाइपोकैलीमिया कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो पोटेशियम का लेवल है वो बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाता है। हाइपोकैलीमिया, हाइपो का मतलब होता है लेस और कैलीमिया भी यूज फॉर पोटेशियम। अब हाइपोकैलीमिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब सीवियर वॉमिटिंग हो जाए या फिर डाययूरेटिक्स यूज कर रहा हो पेशेंट, तब हमारे पास उनके केस में हाइपोकैलीमिया हो जाता है। अब हाइपोकैलीमिया के अंदर हमारे पास टैकीकार्डिया सिम्टम देखने को मिलता है। टैकीकार्डिया होता है हमारे पास जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। उसके अलावा हमारे पास हाइपोकैलीमिया के अंदर भी मसल वीकनेस देखी जाती है और पैरालिसिस हो सकता है पेशेंट को। और हाइपोकैलीमिया के अंदर क्या किया जाता है, डाइट में पोटेशियम का जो लेवल है वो इंक्रीज किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास जो पोटेशियम है उसके सोर्सेज कौन से हैं। पोटेशियम हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, एग्स में, सीरियल्स में, हमारे पास इन सब में पोटेशियम अवेलेबल होता है। नेक्स्ट जो आयन है वो है हमारे पास क्लोरीन। अब जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन हमारे पास मेजरली क्लोराइड आयन के फॉर्म में होता है। अब क्लोराइड आयन जो होता है ये हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि CSF के अंदर प्रेजेंट होता है। तो अब ना तो जो क्लोरीन है हमारे पास वो हमारे पास मेजरली क्लोराइड आयन के रूप में प्रेजेंट है, यानी क्लोराइड आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एंड मोस्टली इट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और CSF, यानी कि हमारे पास जो हमारा क्लोरीन है दैट प्लेज मेजर फंक्शन इन ब्रेन सेल्स। तो हमारे पास उसके अलावा हमारे पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन हमारे पास एसिड बेस का जो बैलेंस होता है बॉडी में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एसिड बेस के बैलेंस के अलावा हमारे पास जो क्लोरीन है वो नेसेसरी है जो हमारे पास HCl की सिक्रीशन होती है बॉडी के अंदर फूड के डाइजेशन के लिए, उसके अंदर हमारे पास क्लोरीन मेजर रोल प्ले करता है। अब लास्टली हमारे पास क्लोरीन का जो हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है वो हमारे पास अगर कोई पेशेंट को डायरिया हो जाए या फिर एक्सेसिव वॉमिटिंग हो जाए या फिर हमारे पास किसी पेशेंट के अंदर पैनक्रियाज की डिसीज हो जाए, तब हमारे पास क्लोरीन के केस में हमारे पास डेफिशिएंसी डिसीजेस होते हैं। अब नेक्स्ट आयरन हमारे पास आता है आयरन। एंड आयरन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेस एलिमेंट्स।
ट्रेस क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होता है, बहुत कम क्वांटिटीज में रिक्वायर्ड होता है, लेकिन हमारे पास अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे पास सिवियर डिसीजेज हो जाते हैं। Iron is one of the most important ions which is present in the body, and the deficiency of iron causes severe diseases like anemia. And anemia is deficiency of RBCs in the blood. तो आयरन का हमारे पास सबसे मेजर काम क्या होता है? आयरन हमारे पास हीमोग्लोबिन कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो हीमोग्लोबिन हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है आरबीसीज की फॉर्मेशन के लिए, उसके अंदर हमारे पास आयरन जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल्स प्ले करता है। अब जो ये आयरन है, हीमोग्लोबिन के अलावा भी हमारे पास जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है या और कैटालेज एंजाइम्स हैं, उसके अंदर हमारे पास एज अ कंपोनेंट या कोफैक्टर की तरह काम करता है। सो आयरन इज प्रेजेंट इन द बॉडी इन द हीमोग्लोबिन, and apart from hemoglobin it is also present as a component of enzymes like cytochrome oxidase and catalase. So what are the now we come to the functions of iron. So iron plays important role in the oxygen transport of the body. जो ऑक्सीजन हमारे पास लंग्स के अंदर आता है और लंग्स से हमारे पास बाकी सारे बॉडी टिश्यूज के अंदर जाता है, तो वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के थ्रू ट्रेवल करता है, and that hemoglobin is prepared via the help of iron. So apart from the oxygen transport, iron is also used in cellular oxidation and reduction reactions. जितनी भी हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं सेल के अंदर, उसके अंदर हमारे पास आयरन मेजर रोल प्ले करता है। उसके अलावा हमारे पास एक एंजाइम होती है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो जो हमारे पास सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, उसका कोफैक्टर है आयरन। सो आयरन इज आल्सो अ कोफैक्टर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम। सो नाउ वी कम टू द सोर्सेज। हमारे पास क्या क्या सोर्सेज हैं आयरन के? आयरन हमारे पास मेजरली प्रेजेंट होता है मीट के अंदर, लिवर के अंदर, हार्ट के अंदर। उसके अलावा हमारे पास ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है उसके अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है। सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ आयरन? फॉर द सोर्सेज ऑफ आयरन वी हैव लिवर, किडनी, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. Now after that, one of the most important things that comes when we study about iron is that कि इसकी absorption कैसे होती है? How is iron absorbed in our body? So there is this protein in our body which is known as apoferritin. एक एपोफेरेटिन नाम का प्रोटीन होता है बॉडी के अंदर, जो कि हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए। सो अगर हमारे पास एपोफेरेटिन की डेफिशिएंसी हो जाए तब हमारे पास बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। और आयरन की हमारे पास एक खास बात है कि हमारी बॉडी में जो आयरन एब्जॉर्ब होता है वो उतना ही एब्जॉर्ब होता है जितना हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड होता है। अगर हम एक्सेस इनटेक कर ले आयरन का तो हमारे पास डेफिशिएंसी डिसऑर्डर नहीं होती, एक्सेस आयरन हमारी बॉडी में से रिलीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फिनोमिना वर्क करता है बॉडी में जिसको कहते हैं म्यूकोजल ब्लॉक। म्यूकोजल ब्लॉक में हमारे पास क्या होता है, उतना ही एपोफेरेटिन हमारी बॉडी जो है वो बनाती है जितना हमारे पास आयरन की रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर होगी। अगर हमारे पास कोई पेशेंट एनीमिया का है और उसके अंदर हम आयरन की जो कंसंट्रेशन है, उस आयरन की कंसंट्रेशन डाइट के अंदर इंक्रीज कर दें, तो उस पेशेंट के अंदर भी हमारे पास उतना ही एपोफेरेटिन बनेगा जितना हमें ज़रूरत है, जितना उस पर्सन की बॉडी को ज़रूरत है। So the phenomena that works in the absorption of iron is known as mucosal block, and mucosal block helps in the regulation of absorption of iron. And what helps in the absorption of iron is because there is a protein which is called as apoferritin. So apoferritin के बाद हमारे पास आता है कि आयरन की डेफिशिएंसी बॉडी के अंदर हो सकती है। तो डिसीजेस के अंदर हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसीज होती है दैट इज नोन एज एनीमिया। एनीमिया के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास आरबीसीज का जो नंबर है बॉडी के अंदर डिक्रीज हो जाए, या फिर हमारे पास आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डिसरप्शन हो जाए। तो एक स्पेसिफिक टाइप का एनीमिया होता है हमारे पास, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जो हमारे पास आयरन की डेफिशिएंसी के अंदर होता है।
आयरन की डेफिशिएंसी causes microcytic hypochromic anemia. Now what happens in microcytic hypochromic anemia is that the RBCs which are formed are not formed in the regular size. जो उनका साइज होता है RBCs का वो डिक्रीज हो जाता है, और साइज डिक्रीज होने की वजह से जो उनकी ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है वो भी डिक्रीज हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे पास पेशेंट, जो हमारे पास एनीमिक पेशेंट है उसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन की भी डेफिशिएंसी हो जाती है, जो उसकी हमारे पास सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। अब इसके अंदर हमारे पास वन ऑफ द डिसीजेज है जिसके अंदर हमारे पास अगर कोई पेशेंट बहुत ज़्यादा आयरन कंज्यूम कर ले तो उन पेशेंट्स के अंदर एक डिसीज हो जाता है हमारे पास जिसको बोलते हैं हीमोसाइडरोसिस। हीमोसाइडरोसिस के अंदर क्या होता है, जब हमारे पास ऑर्गन्स के ऊपर आयरन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है तो उस डिसीज को बोलते हैं हीमोसाइडरोसिस। अब हीमोसाइडरोसिस के अंदर क्या होता है हमारे पास, हीमोसाइडरोसिस हमारे पास एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास आयरन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है ऑर्गन्स के ऊपर। सो व्हाट इज हीमोसाइडरोसिस? हीमोसाइडरोसिस इज द कंडीशन इन विच the deposition of iron starts on all the organs and tissues. Now if हमारे पास जो हीमोसाइडरोसिस है वो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए हमारे पास, अगर हमारे पास किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रहे हीमोसाइडरोसिस तो उस पेशेंट के अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्रॉन्ज कलर की पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है उस पेशेंट की स्किन के ऊपर। तो उस हमारे पास उस डिसीज को उस या फिर उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं ब्रॉन्ज डायबिटीज। सो अगर किसी पेशेंट के ऊपर हमारे पास इतना ज़्यादा आयरन जो है वो डिपोजिट हो जाए स्किन के ऊपर और हमारे पास ब्रॉन्ज कलर की पिगमेंटेशन दिखने लग जाए तो उस पेशेंट को जो डिसीज होगी वो होगी ब्रॉन्ज डायबिटीज। ब्रॉन्ज डायबिटीज को हीमोक्रोमेटोसिस भी बोलते हैं। हीमोक्रोमेटोसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास ब्रॉन्ज कलर की पिगमेंटेशन हो जाए स्किन के ऊपर। सो अगर हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाए आयरन की तो दैट इज ट्रीटेड बाय द हेल्प ऑफ सप्लीमेंट्स ऑफ आयरन, एंड इफ देयर इज एक्सेस ऑफ आयरन तो फॉर द एक्सेस ऑफ आयरन वी हैव टू मेक श्योर दैट द आयरन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। सो तब हम क्या करते हैं, एक्सक्रीशन इंक्रीज करवा देते हैं आयरन की। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम भी हमारे पास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयंस है। मैग्नीशियम हमारे पास मेजरली एक्ट करता है एज अ कोफैक्टर टू डिफरेंट एंजाइम्स। हमारे पास जो मैग्नीशियम होता है जितनी भी हमारे पास एंजाइम्स हैं उनका कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है। उसके अलावा कैल्शियम और फॉस्फेट के साथ हमारे पास जो मैग्नीशियम है वो बोन्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। उसके अलावा हमारे पास जो न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी होती है या फिर न्यूरोमस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके अंदर भी हमारे पास मैग्नीशियम रोल प्ले करता है। सो मैग्नीशियम प्लेज मेजरली 3 roles in our body. First of all, it helps in the muscular contraction. Apart from that, it helps in the formation of bones along with calcium and phosphorus. And apart from that, it also acts as cofactors to various enzymes. तो आफ्टर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ आती है कि हमारे पास डेफिशिएंसी अगर हो जाए मैग्नीशियम की तो वो हमारे पास प्रोलॉन्ग्ड वॉमिटिंग और डायरिया की वजह से होती है, और उस केस में हमारे पास मसल्स का ट्रेमर या कन्वर्जन स्टार्ट हो जाते हैं। मसल्स के ट्रेमर्स या कन्वर्जन यानी कि हमारे पास जब रैपिड मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है बिना हमारे कॉन्शियसनेस के कंट्रोल के किसी मसल की, तो उसको हम बोलते हैं मस्कुलर ट्रेमर या फिर कन्वर्जन। और वो हमारे पास हमने पढ़ा था कि कैल्शियम की जब हमारे पास डेफिशिएंसी हो जाती है तब भी होता है, और जब हमारे पास मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है तब भी हमारे पास मस्कुलर ट्रेमर्स होते हैं। और इस केस में हमारे पास अगर मस्कुलर ट्रेमर्स किसी पेशेंट को आने स्टार्ट हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट हमारे पास है कि जो मैग्नीशियम है उसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट आयन दैट वी हैव इज सल्फर। नाउ अब जो हमारे पास सल्फर है, सल्फर की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हमारे पास बहुत कम है। सल्फर के जो फंक्शंस हैं हमारे पास सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं,
उसके अलावा हमारे पास जो बायोटिन और लिपोइक एसिड जैसे विटामिन है उसका मेजर कंपोनेंट है हमारे पास सल्फर। उसके अलावा जो हमारे पास सल्फर कंटेनिंग एंजाइम्स होती हैं, जो हमारे पास जिन एंजाइम्स के अंदर हमारे पास एसएच ग्रुप होगा जो हमारे पास रिडक्शन रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, उन एंजाइम्स का भी पार्ट है हमारे पास सल्फर। सल्फर हमारे पास ये मेजर काम करता है और इसकी जो सल्फर की डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स है वो हमारे पास नहीं होती क्योंकि हमारे पास डाइट में इनफ सल्फर अवेलेबल होता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट आयन जो हमारे पास आता है वो है आयोडीन। आयोडीन का जो हमारे पास फंक्शन है, आयोडीन हमारे पास थायराइड हार्मोन की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आयोडीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ थायराइड हार्मोन। अगर हमारी बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए या फिर आयोडीन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाए तो उस केस में एक डिसीज कॉज होता है दैट इज नोन एज गॉइटर। अब गॉइटर में हमारे पास क्या होता है, जिन पेशेंट्स के अंदर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनके अंदर जो उनका थायराइड ग्लैंड होता है वो स्वेल कर जाता है। थायराइड ग्लैंड हमारे पास हमारे नेक में प्रेजेंट होता है और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो जब हमारा थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाएगा तब हमारे पास गॉइटर डिसीज हो जाएगी। और आयोडीन की डेफिशिएंसी के अंदर जो गॉइटर कॉज होता है, अब गॉइटर के अंदर हमारे पास थायराइड हार्मोन की जो प्रोडक्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है एंड थायराइड हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। तो उस पेशेंट की जो हमारे पास ग्रोथ है वो डिक्रीज हो जाती है। अब उसके बाद आता है कि हमारे पास जो आयोडीन है वो मेजरली हमारे पास वाटर में और फूड्स और वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है। तो जो हमारे पास गॉइटर के लिए जिन पेशेंट्स को गॉइटर हो सकता है वो हमारे पास ऐसे लोग हैं या ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके पास जो माल न्यूट्रिशन है, जिनकी डाइट प्रॉपर नहीं है। उसके अलावा ऐसे कुछ एरियाज हैं जिनके अंदर हमारे पास वाटर के अंदर आयोडीन का जो लेवल है वो कम है जिसकी वजह से उन पेशेंट्स को गॉइटर हो सकता है। अब आयोडीन की जो हमारे पास डेफिशिएंसी की हमारे पास ट्रीटमेंट है वो हमारे पास आयोडाइज्ड सॉल्ट से की जाती है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आयन आता है वो है फ्लोरीन। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हमारे पास यूज होता है बोन्स और टीथ की डेवलपमेंट के लिए। टूथपेस्ट का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास कंपोनेंट होता है वो फ्लोरीन होता है। अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के रिलेटेड हमारे पास जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है एंटी कैरीज एजेंट्स के लिए। यानी कि एंटी कैरीज एजेंट्स क्या होते हैं, जब हमारे पास जो हमारा टीथ है अगर उसकी ब्लैकनिंग स्टार्ट हो जाए या फिर वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाए तो उसका मतलब है हमारे पास कि फ्लोरीन की हमारे पास डेफिशिएंसी है डाइट के अंदर। अब हमारे पास फ्लोरीन की जब हमारे पास एक्सेस हो जाता है तब एक कंडीशन कॉज होती है विच इज नोन एज डेंटल फ्लोराइसिस। अब डेंटल फ्लोराइसिस के अंदर हमारे पास क्या होता है, पेशेंट की जो टीथ है उसके ऊपर पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है फ्लोरीन की टीथ के ऊपर जिसकी वजह से हमारे पास वाइट कलर के और ब्राउन कलर के पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं टीथ के ऊपर। और वो होते हैं हमारे पास अगर फ्लोरीन की जो कंसंट्रेशन है वो 1 पार्ट्स पर मिलियन से ऊपर है। हमारे पास फ्लोरीन की जो रिक्वायरमेंट है वो 1 पार्ट्स पर मिलियन से कम चाहिए हमें डेली। और अगर हमारे पास कोई पेशेंट हमारे पास ऐसे एरिया में रहता है जिसके वाटर में हमारे पास बहुत ज़्यादा फ्लोरीन है या फिर किसी के टूथपेस्ट में हमारे पास फ्लोरीन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है तो उन पेशेंट्स को डेंटल फ्लोराइसिस हो जाएगा। और डेंटल फ्लोराइसिस के अंदर उस पेशेंट को होगा क्या, हमारे पास वाइट कलर के पैचेस बन जाएंगे, उस वाइट और ब्राउन कलर के पैचेस बन जाएंगे, पिटिंग हो जाएगी हमारे टीथ के ऊपर। इस लेक्चर में हमने ये आयंस कवर करे, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर एंड फ्लोरीन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉपर के बारे में पढ़ेंगे और वाटर के मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।